नमस्कार भावी शिक्षकों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस की। पिछली वीडियो में हमने 2016 और उससे पिछली वीडियो में हमने 2015 में आए हुए क्वेश्चंस की बात करी थी। इस बार हम बात करेंगे 2017 प्रीवियस ईयर की। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। पहला है प्रेरणा की सीमा, दूसरा है विद्यालय का असहयोग, तीसरा है शारीरिक शारीरिक सीमा और चौथा है ज्ञान की सीमा। देखिए बेटा, अधिगम का पठार क्या होता है। अधिगम का पठार वो होता है कि जब आप किसी वजह से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, देखिए प्रेरणा की सीमा हो सकता है, हमें पूछा है ना कौन सा नहीं है। ठीक है, तो प्रेरणा मैं बताता हूं आपको। देखिए ध्यान हो सकता है अधिगम के पठार का कारण, रुचि हो सकता है, उत्साह हो सकता है, वातावरणीय व्यवधान हो सकता है, थकान भी हो सकती है, मनोशारीरिक लिमिट भी होती है, प्रेरणा की कमी हो सकती है, ज्ञान की भी सीमा हो सकती है। ये सारे रीजन हो सकते हैं, परंतु एक ऑप्शन जो है वो है विद्यालय का असहयोग। ये आपके अधिगम के पठार का कारण नहीं बन सकता है। क्यों? मान लीजिए एक विद्यालय आपको सहयोग नहीं दे रहा है, तो आप दूसरे विद्यालय में जाकर के अपने अधिगम को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो पठार के रूप में आपके सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्यालय का असहयोग जो है वो पठार का कारण नहीं है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कथन की, उसमें सबके महत्वपूर्ण कथनों के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इस कथन को लेकर के कि आपका व्यवहार आपको गेट तक ले जा सकता है। ठीक है, या तो गेट के बाहर या गेट के अंदर आपका व्यवहार आपको गेट तक लेकर के जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट्स एवं अन्य। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, देखिए आपको पता होगा ये दोनों लोग किससे संबंधित हैं बेटा, बुद्धि से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये बुद्धि के मापन में इसका हम यूज करेंगे इस परीक्षण का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कब आया था बेटा, 1905 यानी 1905 में इन्होंने फर्स्ट सफल बुद्धि परीक्षण किया था। ठीक है, सफल बुद्धि परीक्षण इन्होंने कब किया था, 1905 में। और उन्होंने उस समय बुद्धि लब्धि का एक सूत्र भी दिया था, जो कि आपको पता होगा, हमने पिछली वीडियो में बात भी करी है बुद्धि लब्धि की। ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, मानसिक एज होती है अपॉन एक्चुअल एज इंटू 100। ठीक है बेटा, ये इन्होंने सूत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। ठीक, फ्राइड ने किया है, युंग ने किया है, मन ने किया है या ऑलपोर्ट ने किया है। देखिए मैं बताता हूं आपको कि सामाजिक अंतरक्रिया जो कि एक व्यक्तित्व का पार्ट है, सामाजिक अंतरक्रिया व्यक्तित्व को युंग ने, किसने बेटा, युंग ने 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से, पहला है हमारे पास अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरे नंबर पर आ जाता है उभयमुखी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी किसने बताया है बेटा, युंग ने बताया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, युंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, युंग। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चे के सामाजिक विकास को, ठीक, अब सामाजिक विकास को कारक कौन कौन से प्रभावित कर सकते हैं बेटा। देखिए ये वो वही कर सकते हैं जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। ठीक है, तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो है वो उसको प्रभावित कर सकते हैं।
ठीक, शारीरिक तत्व बिल्कुल भी नहीं, आर्थिक तो कतई नहीं, और वंशानुगत तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ठीक है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। देखिए, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। देखिए, मैं बताता हूं आपको, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि द्रुतगामी विकास शैशव काल की अवधि के बाद शैशवावस्था की अवधि से होता है। ठीक है, जो 2 वर्ष या 24 महीने, 2 वर्ष या 24 महीने की आयु तक जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है यहां तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कहां से कहां तक मैंने बताया है बेटा? शैशव काल से लेकर के शैशवावस्था तक। शैशवावस्था तक, जो कि 2 वर्ष या फिर 24 महीने तक जारी रहती है। बात समझ में आ गई है बेटा? ठीक, द्रुतगामी विकास का नियम ये कहता है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए, हमसे नहीं पूछा है, एक बात जरूर याद रखिए, अगर नहीं पूछा है तो कोई 3 तो रिलेटेड होंगे और एक जो है वो उसमें से डिफरेंट यानी भिन्न होगा। निरंतर का, परस्पर और समान का, ये तीनों एक ही विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? देखिए, महत्वपूर्ण कथनों की बात हो रही है। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो आप लोगों को तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स जरूर करिए और अपने विचारों को कमेंट्स में रखिए। और जो गलत लग रहा है, जो सही लग रहा है, उनको कहिए, मैं उसमें सुधार करूंगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? गैसल का है, हरलॉक का है, मेरेडिथ का है, या डगलस एवं हॉलैंड का है? ठीक है, तो ये जो कथन है ये ऑप्शन बी हरलॉक का है। हरलॉक क्या कहते हैं बेटा? इनके अनुसार व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं विकास के परिणाम स्वरूप। ठीक है, ये कथन किसका हो जाएगा बेटा? हरलॉक का हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मूल प्रवृत्तियों का 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? बेटा, ये आपको मैंने पिछली 3-4 वीडियो से बताते चला आ रहा हूं कि मूल प्रवृत्तियों या कि संवेगों के बारे में बात की गई है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने की है। किसने? मैकडूगल ने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 14 संवेगों को उन्होंने वर्गीकृत किया है, तो इसमें मैकडूगल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 सेइंग दैट किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा? कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है बेटा? यह कथन जो है वो है रॉस का। ठीक, रॉस, आप सभी को पता है इनके महत्वपूर्ण कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यह कथन किसका हो जाएगा? रॉस का। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में सम्मिलित नहीं है? नहीं है मतलब कोई 3 होंगे और एक नहीं होगा, तो आप सभी ने पढ़ रखा है ना? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तो सीखने के मुख्य नियमों में आते हैं। ठीक, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो इसमें नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी जो हो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, आप सभी ने पढ़ रखा होगा, मुख्य नियम पढ़ रखे हैं और गौड़ या द्वितीयक नियम भी होते हैं, जिनके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। मुख्य में आपको पता ही है, तत्परता का नियम आ जाता है, अभ्यास का नियम आ जाता है और प्रभाव का नियम आ जाता है। ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक,
लेकिन गौड़ में कौन कौन से आते हैं आज हम बात करेंगे और देख लेते हैं। ठीक, पहला आता है बेटा बहुअनुक्रिया, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक, बहुअनुक्रिया का सिद्धांत होता है। सेकंड नंबर पर आता है बेटा मानसिक स्थिति का सिद्धांत, मानसिक स्थिति का सिद्धांत। ठीक, थर्ड नंबर पर आता है बेटा आंशिक क्रिया का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत। एंड द लास्ट वन इज सादृश्य अनुक्रिया। आप लोगों ने सुना होगा नाम, इसका भी पूछा जाता है कई बार, सादृश्य अनुक्रिया। या आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा बेटा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हम सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये गौड़ नियमों में चार तरह के नियमों को वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? पहला है बहुअनुक्रिया का सिद्धांत, मानसिक स्थिति का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत और सादृश्य अनुक्रिया का सिद्धांत। ये गौड़ नियमों में गिने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बेटा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ये जो प्रोफेसर जलोटा थे, इन्होंने कौन सा प्रशिक्षण दिया है बेटा? तो इन्होंने दिया है साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। ठीक, ये आपको याद करना होगा एज इट इज। कुछ चीजें हैं जिनमें कोई एक्सप्लेनेशन, कोई ट्रिक काम नहीं करती, कुछ को एज इट इज ही याद करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बेटा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो बेटा, हम लोग एक तीर से दो निशाने लगाते हैं, है ना? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तीर मतलब स्पीयरमैन। ठीक, स्पीयरमैन और दो निशाने लगा रहे हैं, मतलब क्या हो गया इसका? कि द्विकारक सिद्धांत। ठीक, ये ट्रिक एक तरीके से आप ऐड कर सकते हैं याद करने में, क्योंकि रिलेट करके याद करेंगे तो बेहतर और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। अच्छा, द्विकारक सिद्धांत में आते कौन कौन से हैं? एक आता है जी फैक्टर और एक आता है एस फैक्टर। पढ़ा रखा होगा आप लोगों ने। जी फैक्टर को हम सामान्य योग्यता कारक भी कहते हैं, सामान्य योग्यता कारक। और इसमें हम बोलते हैं बेटा विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट योग्यता कारक। ठीक है, जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में बात करी थी किसने? स्पीयरमैन ने बात करी थी। याद रखिएगा, स्पीयरमैन को हम किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं? कि वो एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, इजी रहेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहां पर भी देखिए क्वेश्चन नहीं के बारे में पूछ रहा है, मतलब तीन जो हैं वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीखने का समग्र सिद्धांत। क्योंकि बेटा सीखने का जो समग्र सिद्धांत है, इसको हम सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। और आप सब जानते हैं सूझ का सिद्धांत दिया किसने था बेटा? सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो है वो गलत है, यानी आंसर तो सही है बट ये जो सेंटेंस है वो गलत है। बाकी सही सुमेलित हैं सारे के सारे। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है बेटा? थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया हुआ है। क्लासिकल सिद्धांत पावलव ने किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ठीक, सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी, गॉल्टन। ऐसा क्यों है बेटा? सुजनन शास्त्र का मतलब है जो वंशानुक्रम से संबंधित है। किससे? वंशानुक्रम से संबंधित है। वंशानुक्रम यानी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को कोई प्रॉब्लम जो इस समय की पीढ़ियों को हो रही है फेस ना करनी पड़े, उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है सुजनन शास्त्र में किया जाता है, और उससे रिलेट जो नाम है वो है गॉल्टन का। ठीक है, 15th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। मैं बता दूं आपको, कृष्णर ने बेटा क्या किया है, आपको पता होना चाहिए। शरीर संरचना के बारे में बात की है। किसके बारे में? शरीर संरचना। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? शरीर संरचना के बारे में बात की है। युंग ने क्या किया है बेटा? सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में बात की है। किस बारे में? सामाजिक दृष्टिकोण। ठीक है, युंग ने किस में बात करी है बेटा? सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में बात करी है। स्प्रेंजर ने क्या किया है बेटा? स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांट दिया है। ठीक है, किसको? व्यक्तित्व को 6 भागों में बांट दिया है। व्यक्तित्व को 6 भागों में बांट दिया है। ठीक, और कैनन क्या कहते हैं बेटा? कैनन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। सॉरी, गलत लिख दिया क्या? ग्रंथ, क्या हो रहा है ये? ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ग्रंथियों, यहाँ पर क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा गया है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा बेटा किसने की है? तो कैनन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? मैंने ये सारी चीजें आपको इसीलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि किसने क्या क्या चीजें दी हैं, क्योंकि देखिए वीडियो का जो थंबनेल है वो भी यही कहता है कि हम सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे व्याख्या सहित। ये सारी चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मान लीजिए इस बार ये पूछा, हो सकता है यंग का पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको राइट डाउन करनी है। ठीक है, और प्लीज वीडियो जरूर पूरा देखा करिए, क्योंकि आधी नॉलेज जो है वो आपको थोड़ी सी दिक्कत में डाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 कहती है बेटा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं कि सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है बेटा? क्रो एवं क्रो का है। किसका कथन है ये? क्रो एवं क्रो का है। देखिए, कथन को तो फिर एज इट इज ही लर्न करना है, इसमें कोई और चीज हम एड ऑन या फिर कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगा सकते। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्रो एवं क्रो के अनुसार। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना बता सकता है कोई? देखिए, पूर्व किशोरावस्था। ठीक, जो कि किस एज से होती है बेटा? 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है। क्या होता है इसमें? 12 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें शारीरिक एवं मानसिक स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। ठीक है, ये भावना जो है वो इन उम्र के बच्चों में प्रबल होती है। अगर उनमें आप किसी तरीके की प्रतिबंध लगाना चाहेंगे उन पर, तो वो उनमें विद्रोह की भावना जो है वो फूट पड़ती है। बात समझ में आ गई? तो पूर्व किशोरावस्था इज द राइट आंसर, जिसमें हम विद्रोह की भावना देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहती है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो आपको पता है, जब कोई उन्नति नहीं हो रही है मतलब वो एक जगह जा करके रुक चुकी है। मतलब सीखते आ रही है लेकिन फिर एक जगह रुक गई है। तो रुकने का मतलब क्या है? कि वहां पर पठार जैसी आकृति बन जाती है। तो यहाँ पर हम इसको सीखने का पठार भी बोल देते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ऑप्शन सी। ठीक है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक, तो थॉर्नडाइक ने किया है। इसको हम दो और नामों से जानते हैं बेटा, आपको पता होगा। उद्दीपक अनुक्रिया नियम, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं, नहीं बोलते? बोलते हैं ना। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं, और या फिर संबंधवाद
या अनुबंधन का सिद्धांत। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, इनको हम दो और नामों से जानते हैं। तो अगर कोई भी नाम आपसे पूछा जाए तो आपको समझ जाना है कि इसके जो प्रतिपादक कौन है बेटा, थॉर्नडाइक है। ठीक है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं बेटा? दो जोड़े होते हैं। कितने कितने के होते हैं? 23 और 23, यानी टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 46। कोई 46 करके नहीं आएगा। ठीक है, 23 23 के दो जोड़े होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेटा 23। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो बेटा कोहलर जो है, ठीक, ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है बेटा? तो बीएफ स्किनर। 24 का ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हमने पहले भी इन चीजों पर चर्चाएं कर चुके हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के बारे में बात कर रहा है। अगर तरल की बात हो रही है तो ठोस भी होगी बुद्धि। ठीक है। तरल बुद्धि क्या होती है बेटा, मैं बताऊं आपको। तरल बुद्धि वो बुद्धि होती है जिसमें तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करते हैं। किसके आधार पर बेटा? तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल किया जाता है। ठोस में क्या होता है? ठोस की बात करें तो शिक्षा, योग्यता और परीक्षण के रूप में हम उसे परिकल्पित कर सकते हैं। ठीक है, किस किस रूप में? शिक्षा, अनुभव, ठीक है, अनुभव, योग्यता, ठीक है, परीक्षण। इन चीजों में देखिए, शिक्षा अगर किसी ने हासिल कर ली तो वो उसके पास उसका ठोस बुद्धि में जो है वो ठोस तरीके से सेटल हो जाएगा। उसकी योग्यता जो है वो उसका ठोस काम करेगी। परीक्षण जो है, परीक्षण करके हम जो भी चीज उसको याद है अच्छे तरीके से, परमानेंट तरीके से याद है, वो हम उसको किसके अंतर्गत देखेंगे बेटा? ठोस बुद्धि के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है। अब इसका जो प्रतिपादक पूछा गया है, इसके प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय के प्रतिपादक जो है वो कैटल हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रहेगा, तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान यानी कैटल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ठीक है, समझ के, अनुप्रयोग के सुधार के लिए, सृजनात्मकता के लिए या समस्या समाधान के लिए? ठीक है, तो देखिए, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान को अगर हम सुधार रहे हैं तो हम सुधार रहे हैं सृजनात्मकता को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन जो है बेटा वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। ऐसा क्यों है बेटा? उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि, और इसी पुस्तक ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था और इसी वजह से ये फेमस हुए और गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि के जनक के रूप में जाने जाने लगे। ठीक है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ठीक है, यानी तीन सिमिलर हैं, एक जो है वो भिन्न है। ठीक है, देखिए, ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है वो बाकी तीनों से भिन्न है। कैसे? क्योंकि ये जो सिद्धांत है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये अधिगम का सिद्धांत बोला जाता है। किसका सिद्धांत बोला जाता है बेटा? अधिगम का सिद्धांत बोला जाता है। एंड द रेस्ट ऑफ द थ्री अगर की बात करें तो ये दोनों जो हैं, ये तीनों जो हैं, ये अधिगम स्थानांतरण के बारे में बात करते हैं। अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों के रूप में जाने जाते हैं। बात समझ में आ गई क्यों क्यों अलग है ये? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है।
देखिए संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, ये प्रीवियस ईयर यानी 2015 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताए थे कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ज्ञान, ठीक, फिर दूसरे नंबर पर आता है समझ, फिर तीसरे पे आता है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण आता है बेटा, फिर संश्लेषण आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और लास्ट में हम करते हैं मूल्यांकन। ये 6 चरण होते हैं बेटा। ठीक, तो इसमें से अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो स्तर है वो न्यूनतम स्तर यानी सबसे पहला, भाई स्टार्ट इधर से हो रहा है तो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम स्तर क्या होता है? नॉलेज होती है। ठीक, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। देखिए द्विपार्श्विक वो होता है, अभी 2016 में भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन दूसरे तरीके से आया था, जिसमें हमने बात की थी द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण की, जिसमें हम राइट हैंड से लिखी हुई चीजों का जो प्रैक्टिस है वो लेफ्ट हैंड से करते हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर को दो भागों में बांटे हम रहते हैं ना, दायां और बायां, तो इसीलिए हम इसका नाम देते देते हैं द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमने साइकिल साइकिल चलाना जानते हैं और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो हमने एक छोटी चीज सीखी, उससे फिर हम बड़ी चीज सीख रहे हैं। दैट मीन्स ऊर्ध्व अधिगम हो रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये रहे आज के 30 क्वेश्चंस जो कि 2017 में पूछे गए थे। हमने 2015, 16 और 17 की क्वेश्चंस की बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज सपोर्ट करिए, जिससे मैं ढेर सारी मेहनत के बावजूद आपके सामने इन वीडियो को ला पाता हूँ। और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो और सारी वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। अभी हिंदी भी बची हुई है, ठीक है, संस्कृत भी है और मैथ्स भी है, बहुत सारे पोर्शंस कवर करने हैं। तो आप सपोर्ट करेंगे तो तभी संभव हो पाएगा ये सारी चीजों को। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर दिशा देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।